पिछले दिनों में कोविड पीरियड के कारण से बहुत से इश्यूज लंबित थे। अब थोड़ा काम करने का एक वातावरण बना है, तो उसमें से सभी विभागों ने पिछले लगभग 3 महीने के जो पेंडिंग इश्यूज थे उसके हिसाब से आज का जो एजेंडा आया है वो थोड़ा लंबा आया था। कुल मिलाकर 42 आइटम एजेंडा में थी। काफ़ी कुछ तो रूटीन की, कुछ लोगों के पोस्ट फैक्टर अप्रूवल होते हैं, नौकरियों के होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं वो भी थी। लेकिन महत्वपूर्ण एजेंडे भी कोई 10-12 एजेंडा बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें से क्रम से मैं बता रहा हूँ। एक एजेंडा उसमें आया था कि एक स्टैम्प ड्यूटी का रेट जो बैंक से लेन देन होता है, खास करके किसानों का, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत जो उनके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की फीस थी वो मिनिमम फीस 2000 रुपये थी। लेकिन जब ये लगा कि या तो किसी गलती से हुआ है वो, या कोई और सोच रही होगी उस समय, लेकिन 2000 ज़्यादा था, पहले कभी बहुत कम होती थी, तब उसको वापस 2000 से कम करके 100 रुपया कर दिया। तो ये स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत ये जो ड्यूटी है 2000 के बजाय 100 रुपये कर दी है। झाड़ली जो पावर हाउस है, वहाँ जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण हुई थी, जो विस्थापित हुए थे, उनमें 212 लोगों को, विस्थापितों को नौकरी दे दी गई थी उनको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग और बाकी बचे हुए थे। उसके बाद लगातार एप्लीकेशन आती रही। तो अब उसमें एक लास्ट समय एक मौका दिया था सब लोगों को, तो जो अप्लाई किया लोगों ने, उसमें से 15 लोग एलिजिबल और निकले, उनको भी नौकरी के लिए एक अवसर दे करके, और अब वहाँ के जितने भी केसेस हैं वो सबको नौकरी दे दी गई है। इसके बाद अब कोई केस बचेगा नहीं। अभी कोविड में बहुत से वाहन चालकों ने कुछ डिसिप्लिन को तोड़ा, छोटे बड़े हर प्रकार के चालान किए गए, स्कूटर्स के, मोटरसाइकिल के, कारों के, बड़े वाहनों के। बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा भी चालान हुए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी हुए। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चालान किए गए उसमें लगभग 7,000 ऐसे वाहन। इनको वैसे तो जुर्माने बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं, लेकिन उसमें रेट्स कम कर दिए गए हैं। अब स्कूटर का 500 रुपये, कार जीप का 1000 रुपये, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बड़े हैं उनका 2000 रुपये, ये रेट करके एक कंपाउंडिंग फीस एक लमसम करने के बाद ऐसे 6500 वाहनों को रिलीज़ करने के लिए एक प्रस्ताव ये हमने पारित कर दिया। कोविड-19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं वो इनको प्रभाव पड़ा है। उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी क्योंकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है फ्रोजन पीरियड, ज़ीरो पीरियड, कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। तो इनको शायद तब तक के लिए एक सहयोग इनका हमने किया है। हाउसिंग पॉलिसी में एक नया कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी। इसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं कोई सामूहिक हाउस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, अपना इंडिविजुअल घर बनाना चाहते हैं, उनकी लाइसेंसिंग के लिए खास करके जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं फार्म हाउस टाइप ऐसी व्यवस्था को अवेल करना चाहते हैं। अभी तक फार्म हाउस की लाइसेंसिंग के लिए 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर ऐसे 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के फार्म हाउस इकट्ठे बनाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत स्थानों पर आज ज़मीन का संकट ऐसा हो गया कि 100 एकड़ ज़मीन अब किसी को मिलती नहीं है इकट्ठी।
तो हमने उसको 100 एकड़ वाली कंडीशन ख़त्म कर दी है। इंडिविजुअल प्लॉट भी आधा एकड़, 1 एकड़ या 2.5 एकड़ तक जहाँ कहीं इंडिविजुअल प्लॉट पर वो अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है, उसकी परमिशन भी हमने दे दी है। बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ लाइसेंसिंग होने के बाद बीच में छोटे छोटे टुकड़े रह गए। उन छोटे टुकड़ों के ऊपर बड़ा कोई उनका प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो सकता, वो खाली पड़ी है ज़मीन। उन स्थानों पर कोई इंडिविजुअल अपना मकान बनाना चाहता है, कोठी बनाना चाहता है, तो उसको आधा एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक की अलग से पॉलिसी बनाई है। उसमें उनका एफआर काफ़ी कम होगा, क्योंकि एरिया वो खाली छोड़े और उसमें एक छोटा अपना मकान बना करके अंदर रह सकते हैं। बाकी अपना बगीचा, अपनी फार्मिंग, अपना ग्रीन बेल्ट जो रखना चाहें अपना रखें। तो इस प्रकार की पॉलिसी को इको फ्रेंडली हाउसिंग पॉलिसी रेजिडेंशियल जोन में इसको परमिशन दी है। इसी प्रकार साइबर सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट की है ताकि साइबर सिटी के नाते से आईटी उद्योग में काम करने वाले लोग, उनको सुविधा मिले, उनको स्पेस पूरा मिले और वहाँ वर्क प्ले एंड लिव ऐसी एक पॉलिसी बनाए हैं ताकि जहाँ वो काम करे वहीं वो रह सके। ट्रैवलिंग का झंझट जितना कम से कम हो, उस प्रकार की एक पॉलिसी बनाई गई है। और ये हरियाणा में कहीं भी उस प्रकार का कोई लाइसेंस लेकर के इस काम को कर सकते हैं। हमारा कर्मचारियों का जो वर्ग है हरियाणा का, हम जैसे जानते हैं सब क्लास ए से डी कुल मिला के 3 लाख से ऊपर का ये कैडर है। तो ऐसे 3 लाख लोग लगातार काम करते हैं, लगभग 30 से 35 वर्ष सब प्रदेश की सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं। प्रदेश के एम्प्लॉई के नाते से उनका एक भूमिका होती है। ऐसे सब लोगों की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहे, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज ये चलते रहें। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग पॉलिसी हमने बनाई है और उस ट्रेनिंग पॉलिसी में वर्किंग जो पॉलिसी है वो काम करते हुए भी उसके लिए कुछ योजनाएं बनी हैं कि वो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये करेंगे। अपने स्थान को छोड़कर बाकी किसी स्थान के ऊपर किसी भी अधिकारी के नीचे उनकी ट्रेनिंग होगी। और इन हाउस ट्रेनिंग, उसका एक टाइम टेबल बनेगा कि कौन से वर्क की कब ट्रेनिंग होगी। उसके लिए मास्टर ट्रेनर्स वो उनको सिखाएंगे। और एक एथिक्स, किस प्रकार की समाज की हम सेवा कर सकते हैं, कैसे हम अपने अनुशासन के नाते अपनी भूमिका निभा सकते हैं, शुद्ध शासन कैसे दे सकते हैं। हर 2 साल में हर कर्मचारी को एक बार उसमें ट्रेनिंग करनी होगी। जैसे 3 लाख सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ये अब शुरू करा देंगे। हिप्पा के द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। हिप्पा नोडल एजेंसी रहेगी और भी जिन संस्थाओं का सहयोग लेना होगा वो लेंगे। मैडम सुरीना राजन जो रिटायर्ड IAS हैं, उनको इसका नोडल अधिकारी बनाया है। उनके साथ एक टीम लगेगी और वो टीम मिलकर के इन सब कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराएगी। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारी योजना है कि अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको हर 2 साल में एक बार ट्रेनिंग करें। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो अभी तक गुरुग्राम में पॉलिसी लागू नहीं थी, अब इसको गुरुग्राम में भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसमें छोटे प्लॉट्स दिए जाते हैं। PDC के चार्जेस भी बाकी जगह तो काफ़ी कम हैं, लेकिन गुरुग्राम में लगभग जो प्लॉटेड कॉलोनी है उसके बराबर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ और सुविधाएं देने के बाद जो सामान्य नागरिक है उसको प्लॉट लेना आसान हो जाता है। तो ऐसा इस योजना को गुरुग्राम में भी लागू कर दिया है। पिछले दिनों जो पंचकुला कॉरपोरेशन, इसके साथ कालका पिंजौर भी जुड़ा हुआ था, तो कालका के लोगों की डिमांड थी कि हमारी नगर परिषद अलग बना दी जाए। ये हमने घोषणा भी की थी। आज उस प्रस्ताव को पारित करके पंचकुला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद इसको अलग कर दिया है। और अब इसमें दोनों इकाइयाँ स्वतंत्र रूप से इनका चुनाव होगा अगले कुछ दिनों में। ये भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। नगर निकायों में ज़मीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई है, जिसमें सामाजिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको 3000 स्क्वायर मीटर तक उनको अलॉटमेंट ये हो सकती है। पहले 2000 स्क्वायर मीटर वो कलेक्ट्रेट का 50% और 2001 से 3000 स्क्वायर मीटर तक ये कलेक्ट्रेट का 100%
इस रेट के ऊपर ज़मीन अलॉट करने के लिए और हमने एक पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार नंदीशाला और गौशाला, इसके लिए भी 5 एकड़ तक अगर कहीं ज़मीन खाली है और उनको अलॉट करानी है तो उसको भी 50% कलेक्ट रेट का इस नाते से और रेट तय कर दिया गया है जो हमने उनको दिया है। पिछले दिनों में टाउन कंट्री प्लानिंग के बिल्डिंग्स उनको 15 मीटर की बजाय हाइट 16.5 मीटर कर दी गई थी और उसमें जो प्रावधान 15 मीटर तक थे वो 16.5 मीटर तक कर दिए थे, क्योंकि जो नीचे बेसमेंट है उसके ऊपर 4 फ्लोर और बना करके उनकी हाइट 16.5 मीटर तक चली जाती है। लेकिन इसके नियमों में अर्बन लोकल बॉडीज़ का अभी छूट नहीं दी गई थी, तो आज अर्बन लोकल बॉडीज़ ने भी उसी प्रकार जो अपना बिल्डिंग प्लान है, बिल्डिंग कोड है, उसमें वो सारी छूट 15 मीटर वाली जो मिलती है वो सब 16.5 मीटर कर दी है। 1.5 मीटर उन्होंने भी इसको आगे बढ़ा दिया है। एक विषय हम लोगों ने पिछले सालों में सुना ही होगा कि बंदाबीर बैरागी, उनकी राजधानी सढौरा क्षेत्र में लोहगढ़ स्थान के ऊपर ऐसी कई 100 वर्ष पहले जब वो राज करते थे और पहले सिख राजा इस नाते से उनकी मान्यता है, तो उनकी राजधानी लोहगढ़ में थी। लोहगढ़ क्षेत्र कुछ हरियाणा में है, कुछ हिमाचल में पड़ता है, बाउंड्री के ऊपर ही है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए उनकी यादगार में। वहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, कुछ और सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पहुँची हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक काम करने के नाते से, उस एरिया की डेवलपमेंट के नाते, और वहाँ को एक अच्छा स्मारक बने। लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका गठन किया गया है और उसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल भी होंगे, तो मुझे ही उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो इस नाते से उसका गठन, उस ट्रस्ट का एक प्रकार से गठन की आज स्वीकृति ये दे दी है। हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये 2007 में बनी थी। उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के हिसाब से अभी तक सारे काम चल रहे थे। एक बात इन दिनों में जो बहुत आगे बढ़ कर के आई वो थी सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं या वेब चैनल हो गए हैं, तो इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की कोई पॉलिसी भी सरकार की क्लियर कट नहीं थी। उन लोगों की एक डिमांड भी थी कि अभी आखिर एडवर्टाइजमेंट हमें भी मिलनी चाहिए, जैसे चैनल्स को मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलती है, उसी प्रकार से वेब चैनल्स को, यूट्यूब्स को, इनको भी मिलनी चाहिए। तो उसकी आज एक पॉलिसी बना दी है ताकि उनको भी इसका लाभ, जो सरकारी लाभ है, वो मिल सके। कोविड-19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं वो इनको प्रभाव पड़ा है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी क्योंकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है फ्रोजन पीरियड, ज़ीरो पीरियड, कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। तो इनको शायद तब तक के लिए ये सहयोग इनका हमने किया है।